हेलो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे। इसके पहले हम बता दें, लेक्चर नंबर 1 में क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है और ये पाया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है और उसी को पूरा कंप्लीट करेंगे। डीएनए के बारे में, डीएनए क्या है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक एक मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड एक एक मोनोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड। और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बना होता है। H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक, जबकि न्यूक्लियोसाइड का नेचर बेसिक होता है। केमिकली इसका केमिकली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H3PO4 का P1OH। और न्यूक्लियोसाइड जो बने होते हैं वो दो कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बने होते हैं। पहला पेंटोज शुगर, दूसरे नंबर पर बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर में दो शुगर होते हैं। पहला राइबोज, दूसरा डीऑक्सीराइबोज। जिसका केमिकल फार्मूला है C5H10O5। इसका केमिकल फार्मूला है C5H10O4। और नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, और एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है H3PO4 और न्यूक्लियोसाइड से। और न्यूक्लियोसाइड के दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर बना होता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर से, और नाइट्रोजनस बेस बना होता है प्यूरिन और पिरिमिडिन से। इस प्यूरिन में दो होते हैं, एक पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। अब पिरिमिडिन में एक होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल।
इतना नोट करिए। ठीक है, नोट करिए। मतलब न्यूक्लियर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो डीएनए, 3 एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पहला हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो ग्रिफिथ साहब ने दिया था 1928 में, 1928 में। दूसरे नंबर पर पढ़ा था उसी के बायोकेमिकल नेचर के बारे में ग्रिफिथ साहब बता नहीं पाए थे। तो अगला एक्सपेरिमेंट आया था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो अवेरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी साहब ने इसे प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। उसी को सभी साइंटिस्ट उससे कन्विंस नहीं थे। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट आया था हर्शे एंड चेज का 1958 में, जिससे से प्रूव हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। उसी को पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं आज। और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड से। इसके 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, H3PO4 न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के 2 कंस्टिट्यूएंट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के भी 2, प्यूरिन और पेरिमिडिन, पेंटोज शुगर के राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब इसको थोड़ा ओपन करके पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड बेसिक नेचर होता है, न्यूक्लियोटाइड एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अगले नंबर न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड, इसका नेचर तो बेसिक होता है, जो बने होते हैं 2 कंस्टिट्यूएंट से। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। पहला हमने बताया पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। दूसरे नंबर पे पढ़ा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर के बारे में एक राइबोज, राइबोज का C5H10O5, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 2 3 HOS 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 CH2HOS 1 2 3 4 5 8। ठीक है, दूसरे नंबर पर डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। इसका स्ट्रक्चर HOH HHHOH CH2HOH। बस इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, जो राइबोज के सेकेंड कार्बन पे OH है, और जबकि डीऑक्सी राइबोज में सेकेंड कार्बन पे H है। और कोई स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंस नहीं है। C5H10O4। बस नाइट्रोजनस बेस में तो पढ़ लिए, 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन और पेरिमिडिन। प्यूरिन और पेरिमिडिन। इसमें हमने 2 पढ़ा, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। थोड़ा प्यूरिन के बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं। प्यूरिन 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग स्ट्रक्चर, जबकि पेरिमिडिन 1 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 रिंग स्ट्रक्चर है।
अगले नंबर पे इसमें दो आएंगे एग्जाम्पल, एक दो, एक आएगा एडिनिन, एक आएगा गुआनिन। इसमें तीन आएंगे, एक साइटोसिन, दूसरे नंबर पे यूरेसिल, तीसरे नंबर पे थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। नोट करिए। अब उसके बाद बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच रहता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच रहता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसाइड के बाद देखा है पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। उसका नेचर जो है बेसिक होता है, क्योंकि इसे H3PO4 एक कैचुलेट में नहीं है। इसमें सेकंड का सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस सेकंड कार्बन पे OH होता है राइबोज शुगर की, जबकि डीऑक्सीराइबोज के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। इसीलिए जो राइबोज शुगर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डीऑक्सीराइबोज इसी कारण लेस रिएक्टिव होता है। स्टेबिलिटी के मामले में इसीलिए डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो ज़्यादा होता है और राइबोज कम स्टेबल होता है, क्योंकि रिएक्टिव ज़्यादा होता है तो स्टेबल कम होता है। डीऑक्सीराइबोज स्टेबल ज़्यादा होता है, रिएक्टिव कम होता है। ठीक है, मिटाएं। अब बताएंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं और जो न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसी एक का एग्जांपल ले लेंगे, या तो राइबोज या तो डीऑक्सीराइबोज, उसे को अटैच करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने राइबोज शुगर का एग्जांपल लिया। राइबोज तो शुगर CH2H, यहाँ पे OH, ये है शुगर। शुगर पे जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो फर्स्ट कार्बन से आके जुड़ता है। फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। नाइट्रोजनस जो बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस मान लीजिएगा फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है। और मैं कह नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से जुड़ता है और ये किस बॉन्ड से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है बाय द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, जबकि फास्फोरिक एसिड H3PO4 जुड़ता है P से, इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O, एक OH, दो OH, तीन OH। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजनस बेस से जब जुड़ा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर से जुड़ा तो ये बना न्यूक्लियोसाइड। अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर जब एक फास्फोरिक एसिड से जुड़ेगा तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कैसे जुड़ता है, तो यहाँ जब फास्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से के 5वें कार्बन से जुड़ता है तो यहाँ पे एक
वाटर रिमूव होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस होता है। और यहाँ किस बॉन्ड द्वारा अटैच होता है? यहाँ होता है फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फास्फो फास्फो ईस्टर बॉन्ड, फास्फो ईस्टर बॉन्ड से यहाँ अटैच होता है। मतलब नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, और फास्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर, मतलब पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ता है फास्फो ईस्टर बॉन्ड द्वारा। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हुआ, देख लेते हैं। मतलब नाइट्रोजनस बेस अटैच द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाई एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अभी है फास्फोरिक एसिड, पी है फास्फोरिक एसिड, ठीक। द H3PO4 attach the fifth carbon of pentose sugar by फास्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, दूसरे नंबर पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, एक दो तीन चार, यहाँ OH क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम राइबोस शुगर का एग्जांपल लिए हैं। HOH CH2H OH। पहले तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड बनाएं, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए यहाँ पर हम एक नाइट्रोजनस बेस को अटैच करें, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस को अटैच किया, पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बता दिए। और फिफ्थ कार्बन से हमने जोड़ दिया फास्फोरिक एसिड को, तो P डबल बॉन्ड O, फास्फोरिक एसिड को, P डबल बॉन्ड O, एक OH और एक OH और एक OH, तीन OH, H3PO4 1 2 3 4, H3PO4, ठीक है। ये देखिए समझने वाला चीज, यहाँ कैसे देखिए। तो यहाँ पे तो पता है जब एक 5वें कार्बन से H3PO4 जुड़ता है तो यहाँ वाटर रिमूव होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस होता है, और ये बॉन्ड बनता है फास्फोईस्टर बॉन्ड। और तो ये पूरा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बना। दूसरे नंबर पे तीसरे कार्बन के पहले वाले शुगर से यहाँ पे भी जुड़ता है, तो यहाँ भी फास्फोईस्टर बॉन्ड बनता है, और यहाँ भी वाटर रिमूव होता है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड ये दोनों अटैच होते, एक फास्फोईस्टर बॉन्ड, दोनों को मिला के बनता है फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड।
मतलब अगर पूछा जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब H3PO4 पांचवें कार्बन से जुड़ता है तो फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, जबकि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। नोट कर लीजिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस जब फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है पेंटोस तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, जबकि नोट लगा के लिख दें कार्बोहाइड्रेट के बीच में, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, नोट दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सुन लीजिए, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, जबकि नाइट्रोजनस पे जब पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ फिफ्थ कार्बन बनाता है 5 डैश और 3 डैश यहाँ पे फ्री होता है तो यहाँ बनाता है 3 डैश और OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नोट करिए, ठीक है, मिटाते हैं, सब समझ में आएगा। ध्यान देखिए कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, DNA और RNA। DNA आज पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है दो कंस्टिट्यूट पार्टिकल H3PO4 फास्फोरिक एसिड, एक न्यूक्लियोसाइड जो बेसिक नेचर का होता है। न्यूक्लियोसाइड के दो कंस्टिट्यूट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में दो होते हैं, एक राइबोज और एक दूसरा डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन में दो, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन और यूरोसिल। प्यूरिन 2 रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन 1 रिंग स्ट्रक्चर है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फास्फोडाइएस्टर की बॉन्ड की जरूरत पड़ता है। और जब पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, और H3PO4 जब पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है तो फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। इतना अभी तक इतना ही बताया है। अगले नंबर पे एक चीज आपको बताया है, जब नाइट्रोजनस बेस, इस सिर्फ पूरे एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है बहुत अच्छे से। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ जुड़ के, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ के, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ जुड़ के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। अब नाइट्रोजनस बेस से तो 5 बताए हैं। पहला एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अब बता दें, पेंटोस शुगर हम राइबोज डीऑक्सीराइबोज दोनों लेके हम न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये समझ लिया, पेंटोस शुगर हम राइबोज ले रहे हैं, पेंटोस शुगर हम राइबोज ले रहे हैं, राइबोज पेंटोस शुगर में सिर्फ 4 ही नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। एक है एडेनिन, एक है यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। क्या छूट गया? थायमिन। थायमिन नहीं होता। अब एडेनिन नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर मतलब राइबोज पेंटोस शुगर के कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है उसका नाम देखिएगा, एडिनोसिन।
एडिनोसिन, एडिनोसिन। गुआनिन के साथ जुड़ के गुआनोसिन, गुआनोसिन। साइटोसिन के साथ जुड़कर साइटिडीन, साइटिडीन। और थायमिन तो एब्सेंट होता है। यूरिसिल के साथ जुड़ के यूरिडिन, यूरिडिन। इसी प्रकार से डीऑक्सीराइबोज, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। डीऑक्सीराइबोज जो पेंटेस शुगर है उससे नाइट्रोजन जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो एक हम समझा दे रहे हैं, बाकी सब वैसे रहेगा। कैसे डीऑक्सीराइबोज जब एडेनिन जब डीऑक्सीराइबोज पेंटेस शुगर से जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाता है तो उसका नाम होता है डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब नेम में यही रहेगा, बस उसके आगे डीऑक्सी आ जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन। अब सबके सामने डीऑक्सी लगा देंगे। अब इसके अंदर सब एक चीज और इम्पोर्टेंट, एडिनो ATGC, इसके अंदर यूरेसिल नहीं है। मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड होंगे। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एडिनोसिन क्या है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियोसाइड है। गुआनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। यूरिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, नोट करिए। अब इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम H3PO4 जोड़ दें, इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर H3PO4 जोड़ दें तो पूरा न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इसको H3PO4 को भी जोड़ के हम बनाएंगे। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। मिटाएं, मिटा रहा। बहुत सिंपल बात है। नाइट्रोजन अगर पेंटोस शुगर के साथ जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बना है तो एक बार नाइट्रोजन बेस को राइबोज के साथ जोड़ के देख लेते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज के साथ क्या बनता है। तो नाइट्रोजन में राइबोज में सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन के जुड़ता है, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन और साइटोसिन, यूजीसी, AUGC। जब जोड़ा एडेनिन को जब जोड़ा राइबोसिकल तो एडेनोसिन बना, वैसे यूरिडीन बना। ठीक है, अगले नंबर पे उसी न्यूक्लियोसाइड को जब H3PO4 के साथ जोड़ के देखें तो बना था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना था। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड था। अगर हम राइबोज शुगर की बात करें तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन, और साइटोसिन। इसके अंदर अगर H3PO4 जोड़ दें, H3PO4 जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और इसी न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडिनाइलिक एसिड, ऐसे गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड। राइबो ऐसे ही हम डीऑक्सीराइबोज वाले से जोड़ के न्यूक्लियोसाइड जो बनाए थे, डीऑक्सी, जैसे एडिनोसिन इसमें बनाया था, डीऑक्सी एडिनोसिन बनाया तो उसके साथ H3PO जोड़ के डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, सेम ऐसे ही बनेगा। एक करके बता दे रहे हैं, बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा। ये पूरा राइबोज शुगर के लिए।
राइबो शुगर के लिए, इसे हम अगर डी ऑक्सी राइबोज के लिए जोड़ दें, डी ऑक्सी राइबोज में होगा डी ऑक्सी आगे लगाना है बस, सब डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी एडिनोसिन। इसमें अगर H3PO4 जोड़ दें तो बनेगा डी ऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। बाकी सब में इसे सेम जोड़ते हुए चले जाए, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ऐसे डी ऑक्सी गुआनोसिन कर दिए, यूरिडीन की जगह पे डी ऑक्सी थायमिडीन कर देंगे, तो डी ऑक्सी गुआनोसिन जब बनाएंगे H3PO तो डी ऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डी ऑक्सी साइडिलिक एसिड, ऐसे हो जाएगा। और वो होगा न्यूक्लियोटाइड। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एडिनाइलिक एसिड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को जब आगे एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, नोट करिए इतना। नोट करिए इतना, मिटा रहा। बहुत सिंपल है, बस इस सब एनसीईआरटी दिया हुआ है, कहीं एक सिंगल शब्द बाहर से नहीं पढ़ा रहा है। एक आध शब्द कम ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, सब एनसीईआरटी में होगा। एनसीईआरटी ज़्यादा बताएंगे, उतना ही काफ़ी है। तो एक बार सबका एक बार क्यों रिवीजन करते हैं जितना पढ़े हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए आरएनए, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, पहला H3PO4 और न्यूक्लियोसाइड। H3PO4 का स्ट्रक्चर हमने बना के देख लिया, और न्यूक्लियोसाइड का जब देखा तो वो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पायरिमिडिन पढ़ा। प्यूरिन के टू रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें एग्जांपल है एडेनिन और गुआनिन। उसके बाद हमने पढ़ा पेरिमिडिन। पेरिमिडिन में हमने पढ़ा वन रिंग मतलब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। उसके बाद शुगर के बारे में पढ़ा, पेंटोस शुगर के बारे में, दो राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डिफरेंस है, राइबोज के सेकंड कार्बन पे OH है, डीऑक्सी राइबोज के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इतना पढ़ लिया। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस को पेंटोस शुगर के साथ जोड़ के जो न्यूक्लियोसाइड बनाया है, उसमें राइबोज वाले शुगर को पूरा जोड़ के बनाया है। उसके बाद डीऑक्सी राइबोज के बना। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है, उसको स्ट्रक्चर से अच्छे से समझा। कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, तो पहले बना हो न्यूक्लियोसाइड, फिर H3PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड को फिफ्थ कार्बन से जोड़ा है, तो बना है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड को दूसरे सिंगल न्यूक्लियोटाइड से जोड़ा है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा, जबकि फिफ्थ कार्बन से H3PO4 बना जुड़ा है फास्फोएस्टर बॉन्ड से। इतना बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन से जब अटैच किए हैं H3PO को, तो वहाँ तो 5 डैश इन, और लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जा, तो उसके थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 डैश इन 3 डैश इन। इतना हमने सब पढ़ लिया। आगे अब आगे डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। इतना पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया होगा, अब कोई चीज़ नहीं छूटा। सब एनसीईआरटी से सिंगल शब्द बाहर नहीं बताना, सबसे एनसीईआरटी का, ठीक है। अब आते हैं डीएनए के बारे में। इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका,
ठीक, आगे देखते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी में डाटा दिया है, उसको सिर्फ लर्निंग वाली चीज़ है, उसमें कुछ है नहीं, उसको याद डायरेक्ट रखना है। एक ऑर्गेनिज्म दिया है 5174 बैक्टीरियोफेज। दूसरे नंबर पे दिया है एक लेमडा बैक्टीरियोफेज लैम्डा। तीसरे नंबर पे दिया है एसेरिया कोलाई ह्यूमन डीएनए डाटा है, बस इसको ह्यूमन डीएनए के एप्लॉयड सेल मतलब जीनोम के लिए दिया है, जीनोम के मतलब के लिए पाई टू 173 बैक्टीरियोफेज के लिए जो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट करता है बेस पेयर को। कितना बेस पेयर है पाई इंटू 174 बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो वो है 5386 न्यूक्लियोटाइड। तिरपन सौ छियासी न्यूक्लियोटाइड है पाई इंटू 174 बैक्टीरियोफेज के अंदर, जबकि बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर। पाई इंटू 174 बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड, जबकि बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर, जबकि एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 के पावर 6 बेस पेयर और 3.3 इंटू 10 के पावर 9 बेस पेयर। ह्यूमन के जीनोम के अंदर मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कितना बेस पेयर है, हैप्लॉइड से इतना, ये याद करने वाली चीज़ है, इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा और पूछा भी जाता है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है कि कैसे क्या है, याद करके इसमें भी सवाल पूछा जाता है। पाई 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है, और बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर होता है, और एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, जबकि ह्यूमन डीएनए जीनोम के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, 3 × 10 पे आते हैं 9 बेस पेयर। और बैक्टीरियोफेज तो समझ रहे हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये नोट करिए, इसको याद करिए बोल के 2 बार 3 बार, तब जाके याद होगा। 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, और जबकि ह्यूमन डीएनए जीनोम के अंदर मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, नोट करिए तमाम। अब आते हैं डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना जो है वो डाटा बेस था, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ याद करने वाली चीज़ होती है डाटा बेस को। और सवाल पूछ लिया 4 ऑप्शन में गलत करा लेता है अगर याद नहीं है। ठीक है, मिटाएं। स्पेलिंग का अगर मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए कोई हो जाता है। मेन चीज़ है समझ में आना चाहिए,
और मेन चीज़ बता दें, बायोलॉजी में समझ में आ जाए ठीक है, समझने में उसके बाद याद करने में आते हैं, लेकिन चीज़ें याद रहती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और समझ के याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद ही रहना चाहिए। और समझ के याद है तो आपको कंसेप्चुअली भी आपका मजबूत है, याद है तो भाई सवाल भी बहुत तेज़ी से निकलते हैं। अगले नंबर पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ लिए जो डाटाबेस था। अगले नंबर पे इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ATGC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, क्या नहीं होता, यूरेसिल। इसी कारण तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है RNA से। दूसरे नंबर स्टेबल ज़्यादा होता है, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव। नेगेटिव चार्ज, चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ATGC रहेगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, लेस रिएक्टिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और यूरेसिल नहीं होगा। सेकेंड कार्बन पे OH होने के कारण नहीं, हाँ सेकेंड कार्बन पे इसका हाइड्रोजन हो, तो ये तो बताना, ठीक है। अगले नंबर पे ये इजीली नॉट डिग्रेडेबल, इजीली नॉट डिग्रेडेबल, इजीली नॉट डिग्रेडेबल मतलब लेस लेबाइल, लेस लेबाइल मतलब ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ATGC नाइट्रोजन बेस होता है, यूरेसिल नहीं होता, स्टेबल ज़्यादा होता है, लेस रिएक्टिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इजीली नॉट डिग्रेडेबल, लेस लेबाइल, ठीक है। अगले नंबर पे DNA एज ए एसिडिक सबस्टांस फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मिसर साहब इन 1869, मतलब 1869 में। DNA एज ए एसिडिक सबस्टांस, DNA एज एन एसिडिक सबस्टांस, एसिडिक सबस्टांस, DNA as an acidic substance first identified by Misser, Friedrich Misser, MEISCHER, Friedrich Misser in 1869। और इसको इन्होंने एक टर्म दिया न्यूक्लिन, मतलब DNA को फर्स्ट एसिडिक सबस्टांस के बारे में आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिसर साहब 1869 में, जिसे टर्म दिया न्यूक्लिन, ठीक है। इतना नोट करो, इतना नोट करिए, इट इज स्टेबल लेस रिएक्टिव। ठीक, आगे देखिए 5 पॉइंट बताएं। पहले DNA फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, 4 नाइट्रोजनस बेस ATGC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। अगले नंबर पे नेगेटिव चार्ज होता है, इजीली नॉट डिग्रेड होते हैं, लेस लेबाइल होते हैं, स्टेबल ज़्यादा होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन है, OH नहीं, इसलिए तो RNA ज़्यादा स्टेबल है। DNA as an acidic substance first identified by Friedrich Misser साहब in 1869, 1869 में, और उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिन, ठीक है। अगले नंबर पे 2 साइंटिस्ट थे, विल्किंसन फ्रैंकलिन, विल्किंस
एंड फ्रैंकलिन, रोजर एंड फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा यूज करके एक डाटा निकाला, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को यूज करके, इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को यूज करके ऐसे लिख देते हैं, दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने सन मतलब ये 1953 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मतलब दिया। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया 1953 में। मतलब विल्किंस और फ्रैंकलिन ने पहले से उस पर रिसर्च और अध्ययन कर रहे थे और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा एक डाटा निकाला। उस डाटा उसके बाद उन लोगों ने कुछ नहीं बता पाए। उसी डाटा को यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को दे दिया। अगले नंबर पे अब कुछ डीएनए के साइलेंट फीचर इतना नोट करिए, फिर उसके बाद साइलेंट फीचर को बताएं। साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, साइलेंट फीचर। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके एक्सरे एक डिफ्रैक्शन डाटा निकाला, जिसको दो साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने यूज किया और उससे इन्होंने एक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया 1953 में। और कुछ साइलेंट फीचर के बारे में बता। पहला साइलेंट फीचर, पहला जो साइलेंट फीचर है, प्यूरिन ऑलवेज अटैच विद pyrimidine, प्यूरिन ऑलवेज अटैच pyrimidine, और प्यूरिन में जब एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन से, अग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से, एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन से, अग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ेगा। ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, इन बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक छोटा सा गैप, नाइट्रोजनस बाद जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, H3PO4 पेंटोज शुगर के जब पांचवें कार्बन से जुड़ेगा फास्फोएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। ठीक है,
और जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उसके बाद प्यूरिन ऑलवेज अटैच पेरिमिडिन एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा, टू हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थायमिन से, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। अब वो जो डीएनए था दूसरे नंबर पर, डीएनए जो था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना था, मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरे नंबर पे बैकबोन उसने बताया है शुगर फास्फेट को, शुगर फास्फेट अभी बताएंगे कैसे। मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन शुगर फास्फेट, और पूरा डीएनए जब हेलिक्स बनाने पर, अभी इसको बताएंगे कैसे। बता, डीएनए के 2 हेलिक्स बनाने पर ये बीच में जो नाइट्रोजनस बेस आते हैं, वो एनसीईआरटी लिखता है प्रोट्यूड इनसाइड, तभी तो ये दोनों हेलिक्स आपस में कॉइल्ड होंगे, तभी तो आपस में कॉइल्ड होंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मली एकदम समझ में आ रहा है। और नाइट्रोजनस बेस प्रोट्यूड इनसाइड, नाइट्रोजनस बेस प्रोट्यूज या कम्स इनसाइड, ठीक है, थोड़ा नोट करिए। प्रोजेक्ट इनसाइड या कम्स इनसाइड, प्रोजेक्ट इनसाइड। 2 पॉइंट बताए, प्यूरिन ऑलवेज अटैच विद पेरिमिडिन, जिसमें एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थायमिन से, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये जो डीएनए है जो मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसका बैकबोन होगा शुगर फास्फेट, और जो नाइट्रोजनस बेस होगा प्रोजेक्ट होगा इनसाइड के अंदर। ठीक है, मिटा दें। और दोनों चेन, अगले पॉइंट पे 2 चेन एंटी पैरेलल या कॉम्प्लीमेंटरिटी में रहेंगे, मतलब अपोजिट पोलरिटी में। 2 चेन आर एंटी पैरेलल पोलरिटी, 2 चेन इन एंटी पैरेलल पोलरिटी, पैरेलल पोलरिटी मतलब एक की पोलरिटी अगर 5' to 3' हो, तो दूसरी पोलरिटी 5' 3' to 5' होना चाहिए, यही इसका मतलब है। 2 चेन इन एंटी पोलरिटी, ठीक है। चौथे नंबर पे बताया है 2 चेन आर राइट हैंडेड फैशन, 2 चेन आर कॉइल्ड, 2 चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, 2 चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, 2 चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन, ठीक। और एक लास्ट में बताया कि इस बहुत कॉइलिंग होने के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं कि एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 5वां हो जाएगा, सेटिंग दिया है, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टैक्स में जुड़ने पर, लैडर वाइज जुड़ने पर। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 5 10।
इतना जो लेंथ होता है वो इसे कहते हैं हेलिक्स पिच। पिच का हेलिक्स का जो पिच लेंथ है इतना है 10 बेस पेयर के बीच में 3.4 गुणे 10 बेस पेयर बराबर 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये लेंथ है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेगा 34 एंगस्ट्रॉम। जैसे कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, इसे कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स हम इसे कहते हैं 5 डैश, तो इसे बोलेंगे 3 डैश, और इसे अगर बोलेंगे 3 डैश तो इसे बोलेंगे 5 डैश। और इसे अगर हम बोलेंगे नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड, अभी जब आगे पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में तो बताएंगे। ऐसे बोलेंगे कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, इसे नॉन कोडिंग स्टैंड। नॉन कोडिंग स्टैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। यही आगे ट्रांसक्रिप्शन में, अभी बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन में होता है, लेकिन अभी जान लीजिए यही ट्रांसक्रिप्शन में जाता है। ऐसे में इंफॉर्मेशन होगा वही ना ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, इसी में यही आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन में जाता है। और कोडिंग स्टैंड में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी दिया है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए करता है। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टेबल है, इसका डायनेमिक नहीं है, स्टेबल है, बदलता नहीं, इसलिए स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए करता है। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जबकि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए करता। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। अब आते हैं चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, जिन्होंने एक रूल दिया, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल, इक्विवेलेंसी रूल, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। इन्होंने क्या बताया, इनका जो रूल है अप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इन्होंने बताया एडेनिन और थायमिन का रेशियो प्लस गुआनिन और एटिसन का रेशियो एक कांस्टेंट होगा या इक्वल 1 के बराबर होगा, या तो कांस्टेंट, बस यही बता रहे हैं, कांस्टेंट या 1 के बराबर। अप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और A+G/T+C का जो रेशियो होगा 1 होगा या कांस्टेंट होगा, यही बताया था चारगाफ ने। चारगाफ ने यही बताया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा डीएनए पढ़ाया। एक बार रिकैप करा देते हैं क्या क्या बताया। सबसे हमने पढ़ाया पूरा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, H3PO4 के बारे में बताया, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया, फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने डीएनए के बारे में बताया, डीएनए के बाद चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल बताया। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।